हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम टू लॉज करेंगे। एक है आपका रिटर्न्स टू फैक्टर, या इसी के अंदर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और दूसरा जो है वो है आपका रिटर्न्स टू स्केल। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इनके अंदर हमने किस किस चीज़ की स्टडी करनी है। तो जब हम बात करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो आपने ये याद रखना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका शॉर्ट रन से। शॉर्ट रन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें हमारे पास टाइम कम होता है। तो जब शॉर्ट रन टाइम पीरियड होगा तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर क्या है, कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होंगे एंड कुछ फैक्टर जो है वो वेरिएबल होंगे। मींस कुछ फैक्टर्स की क्वांटिटी को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड कुछ फैक्टर्स की जो है उनको हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर, तो फिक्स फैक्टर मीन्स सपोज हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास लैंड है, मशीन है, तो इनको हम एकदम से ज़्यादा इंक्रीज या डिमांड के अकॉर्डिंग एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड है। लेकिन एक फैक्टर जो है दूसरा क्या है, वो है आपका वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर के अंदर वेरिएबल नाम से ही क्लियर है कि जिसमें हम जिन फैक्टर्स की क्वांटिटी को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो है ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपका वेरिएबल फैक्टर के अंदर आते हैं। सो आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, this law is related with short run, and under short run some factors are fixed and some are variable factors। तो जब हम fixed and variable factor की हेल्प से क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि जब प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन में क्या होगा? चेंज होगा। तो ये जो प्रोडक्शन में क्या होगा? चेंज होगा। तो ये जो चेंज है वो चेंज कैसा हो सकता है? वो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, प्रोडक्शन डिक्रीज भी हो सकता है, एंड प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे। अगर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, कि जैसे जैसे हमने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को लगाया, तो अगर टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ, तब हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न है। तो अगर हमारा फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर लगाने के बाद टोटल प्रोडक्शन जो है चेंज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के साथ, तब हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। और अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, तब हम बोलेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न्स है। तो ये तीनों लॉज जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं? आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम तीनों लॉज को अलग अलग स्टडी करेंगे तो वो रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर आ जाएगा, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर तीनों जो है लॉज एक ही टेबल के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेन आपका जो टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड सेकंड जो है वो है आपका रिटर्न्स टू स्केल। तो सेकंड जो टॉपिक है इस रिटर्न्स टू स्केल, जैसे मैंने अभी यहां बताया कि जो रिटर्न्स टू फैक्टर है ये जो है किससे रिलेटेड है? आपका शॉर्ट रन से रिलेटेड है। लेकिन जो रिटर्न्स टू स्केल है वो रिलेटेड है आपका लॉन्ग रन से। एंड लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो क्या होंगे? आपके वेरिएबल होंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर इतना टाइम होता है कि जिन फैक्टर्स को हम यहां पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते थे, जैसे कि यहां पर जो फिक्स फैक्टर्स थे तो उनको हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते थे, जो फिक्स थे वो फिक्स ही थे। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास इतना का टाइम है कि हम उनको भी इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन से रिलेटेड है, एंड लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। एंड जब फैक्टर्स वेरिएबल होंगे तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन करेंगे। तो जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में अगेन चेंज आएगा। वो जो चेंज है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके अंदर भी ये तीनों स्टेजेस आपकी आ जाएंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स। लेकिन ये किससे रिलेटेड आएंगी? आपकी लॉन्ग रन से रिलेटेड आएंगी। एंड इसके अंदर भी तीनों स्टेजेस आएंगी, लेकिन वो किससे रिलेटेड आएंगी? आपकी शॉर्ट रन से रिलेटेड आएंगी। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो लॉज ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये दोनों टॉपिक जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो आपने 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब हम जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
हाँ जी, तो अब हम इसकी टेबल करेंगे। तो अगर आप ये टेबल अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप इसकी डेफिनेशन बड़ी ही इजीली अपने आप लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट अपने आप लिख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टेबल बस ध्यान से समझो, उसके बाद आपको हर चीज़ अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। आप ये देखो, यहाँ पर आपने क्या लेना टेबल में, एक साइड यहाँ पर हमने लेना है लैंड जिसको कि हमने फिक्स फैक्टर माना है। दूसरा यहाँ पर हमने क्या लेना है, लेबर जिसको कि हमने वेरिएबल फैक्टर माना है। यहाँ इधर हम लेंगे टोटल प्रोडक्शन, एक कॉलम में लेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन, एंड थर्ड जो लेंगे वो क्या लेंगे हम, एवरेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर लेबर जो है वो क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर। अब टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कहते जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज करेंगे तो यूज करने से जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन का अगर आप फॉर्मूला देखो तो मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। इस चीज का मतलब है कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट को, जहां पर भी वर्ड मार्जिनल आए इट मींस एडिशनल यूनिट, तो 1 एडिशनल यूनिट को यूज करने से व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। जैसे कि आप यहाँ देखो कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पर हमने 2 यूनिट्स ली एंड 2 यूनिट्स के लिए टोटल प्रोडक्शन जो थी वो कितनी थी हमारी 5, तो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट ली, तो एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो क्या है हमारी 3, तो उसके लिए टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितनी है आपकी 9। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि 3 यूनिट्स के लिए हमारी जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कितनी थी 9, एंड TPN माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब होता है उससे पिछली वाली यूनिट, तो उससे पिछली वाली यूनिट आपकी सपोज ये हो गई, तो 2 यूनिट से होने वाली जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी आपकी, वो हो गई आपकी 5। तो MP जो है वो क्या होगा आपका 4 होगा, मींस 9 एंड 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 4। यहाँ देखो आप 1 एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने से टोटल प्रोडक्शन में, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन पहले 5 था अब कितना है 9, तो टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आया, तो वो जो चेंज आया वो कितना आया आपका 4 का चेंज आया। सो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो गई आपकी 4। इसी तरह से जब हमने एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है तो एवरेज प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका TP/N। TP/N इट मीन्स कि यहाँ पर ये जितना भी टोटल प्रोडक्शन है इसको जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब लेबर की जो जितनी भी यूनिट्स है, वेरिएबल फैक्टर की जितनी भी यूनिट्स है उसके साथ जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगा आपका एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। आई होप आपको ये मीनिंग अभी क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेस पर हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज ली हैं टोटल प्रोडक्शन की, ये वैल्यूज भी आप इन वैल्यूज को आप देखो कि यहाँ पर 2 से लेके 15 तक वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो इंक्रीज कैसे हो रही है, उसका पैटर्न क्या है, ये आप ध्यान से समझो। तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल प्रोडक्शन पहले जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 3 का, उसके बाद डिफरेंस कितना है 4 का, अब यहाँ पर फिर आगे डिफरेंस कितना आ गया 3 का। तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से लेके 9 तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो इंक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट होने का मतलब कि इनकी वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हेयर टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब उसके बाद आप देखो 9 के बाद, उसके बाद 9 के बाद 12, तो डिफरेंस कितना है आपका 3 का, 12 के बाद 14, डिफरेंस कितना है 2 का, फिर आपका 1 का, इट मीन्स 3, 2, 1। तो यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो डिमिनिशिंग रेट के साथ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन जो है आपका क्या हो गया आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के बाद मीन्स 15 के बाद जब 15 है तो देयर इज नो चेंज, यहाँ पे प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन हम जो यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन जब हमने लेबर यूनिट्स बढ़ाई तो उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 15 के बाद क्या हो गया, 14 हो गया। तो इसी में ही हमारी 3 स्टेजेस जो है वो छुपी हुई है, वो अब हम निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे MP और AP, ये निकालने के बाद हम 3 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो आप देखो MP आपने कैसे निकालना है। तो फर्स्ट है ये आपका ब्लैंक आ गया, 5 में से 2 माइनस किए कितना आया आपका 3, 9 में से 5 माइनस किए कितना आया आपका 4, 12 में से 9 माइनस किए कितना है
2 सॉरी 3, तो 14 में से 12 माइनस किए 2, 15 में से 14 1, 15 में से 15 0 एंड 14 में से 15 क्या आया आपका -1। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर डिफरेंस देखो पहले क्या है 3 एंड 4। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के साथ। उसके बाद एक पॉइंट पर आकर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हुआ। जब ये टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा उस टाइम पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ये आपने याद रखना है। एंड जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव आएगी इट मीन्स उस टाइम पर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा। अब ये हमने निकाला मार्जिनल प्रोडक्शन। अब उसके बाद अब हम निकालेंगे एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि टोटल प्रोडक्शन को उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स, लेबर की जो वेरिएबल फैक्टर की जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर 2 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया, 5 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया आपका 2.5, 9 को 3 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया, 12 को 4 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया, 14 को 5 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया आपका 2.8, 15 को 6 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया आपका 2.5, 15 को 7 के साथ किया 2.14 एंड 14 को 8 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया आपका 1.75। अब हमने यहाँ पर निकालनी है इसकी स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो कि हमने यहाँ पर 3 स्टेजेस डिस्कस करनी है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप देखो टेबल के अंदर कि जहाँ पर भी एपी और एमपी आपस में इक्वल होंगे वो जो स्टेज होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पर आपने लाइन खींच लेनी है। तो वो स्टेज जो होगी वो क्या होगी आपकी फर्स्ट स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज कहाँ पर होगी, जहाँ पर एमपी 0 होगी, एमपी 0 होगी, टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी। तो वो जो स्टेज होगी वो क्या होगी आपकी सेकंड स्टेज होगी। एंड उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव है एंड टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है आपका फॉल कर रहा है। तो उस टाइम पर ये वाली जो स्टेज है वो क्या है आपकी थर्ड स्टेज है। तो आप इस स्टेजेस के में भी आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर ये फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज अगर वो स्टार्ट हुई है लेकिन उसका जो एंड है, तो अगर फर्स्ट स्टेज का जो एंड है वो कहाँ पर है, कहाँ पर एंड होगा, जहाँ पर एपी एंड एमपी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहाँ पर फर्स्ट स्टेज का एंड होगा। तो अगर वो फर्स्ट स्टेज का एंड है इट मीन्स सेकंड स्टेज जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखो कि मैंने यहाँ पर इसका क्या किया, एंड किया और यहीं से ये क्या हो गई आपकी स्टार्ट हो गई। तो सेकेंड स्टेज आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर साथ में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो क्या हुआ आपका कम हुआ। इट मीन्स यहाँ पर ये स्टेज जो है वो एंड हो रही है, फर्स्ट स्टेज का एंड है। तो जब एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर एमपी और एपी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो क्या होगी कि यहाँ पर आप देखो इनके वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देखो, वहाँ पे 12 एंड 14 इसके बीच का डिफरेंस 2, 14 के 15 के बीच का डिफरेंस 1। तो इट मीन्स यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है कैसे, इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के साथ। मीन्स इन वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस स्टेज का एंड कहाँ पर होगा, इस स्टेज का एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, 0 होगी और टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम। मीन्स 15 के बाद फिर 15 आ गई तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है आपकी मैक्सिमम है। तो ये है आपका सेकंड स्टेज। यहाँ पर सेकंड स्टेज का एंड है। अब अगर ये एंड है इट मीन्स यहीं से आपकी क्या हो गई, थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये यहाँ पर एंड है उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव होगी एंड टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगी आपकी फॉल करेगी। अब आपने इसमें जब एपी और एमपी के बीच का रिलेशन है वो भी देखना है। तो आपने क्या देखना है, बताना है इसमें कि जब एमपी राइज करेगा 3 के बाद 4, एमपी जब राइज करेगा तो एपी भी राइज करेगा, एपी भी राइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने क्या बताना है कि एमपी जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एपी से। एमपी की वैल्यू देखो जब थर्ड यूनिट हमने यूज की तो ये 4 पर है, लेकिन अभी ये कितना है आपका 3 पर है। तो यहाँ पर एमपी जो है इट इज ग्रेटर देन
एपी। एंड सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज, अब इसका एंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर एपी एंड एमपी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो फर्स्ट स्टेज का यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में देखो एमपी फॉल कर रहा है एंड एपी भी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एमपी तेजी से फॉल कर रहा है एज कंपेयर टू एपी। यहाँ पर देखो आप कि 6 यूनिट पर एमपी जो है वो एकदम से फॉल करके कितना आ गया, 1 पर आ गया, लेकिन ये अभी कितना है, अभी 2.5 तक ही आया है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या ज़्यादा है, यहाँ पर एपी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एमपी से। तो यहाँ पर एपी जो है वो ग्रेटर देन है एमपी से। मीन्स आपने ये याद रखना है कि एमपी जो है वो एपी के कंपैरेटिवली तेजी से फॉल करता है एंड तेजी से ही राइज करता है, राइज भी तेजी से कर रहा है एंड फॉल भी तेजी से करेगा एज कंपेयर टू एपी। एंड इसका जो एंड है, इस स्टेज का एंड है वो कहाँ पर होगा, जहां पर एमपी जो है वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो ये क्या है, स्टेज का एंड है। तो ये जो है ये भी फर्स्ट स्टेज का एंड है, ये सेकेंड स्टेज का एंड है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या है कि एमपी जो है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है। तो यहाँ पर एमपी जो है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है एंड यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या कर गई, आपकी फॉल कर गई। तो ये जो था मेन आपका एपी और एमपी के बीच का रिलेशन था। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो आप चाहो तो इसको फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो उसको पॉइंट के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप क्या करना कि एक बार इसको पॉइंट्स के साथ ड्रॉ करके ज़रूर देखना। उससे क्या होगा कि आपको उसकी जो शेप्स हैं, कि इसकी जो टोटल प्रोडक्शन की शेप है वो कैसी होगी, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन की शेप कैसी होगी, वो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में आप उसको फ्री हैंड ड्रॉ करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम उसको पॉइंट्स के साथ ड्रॉ करें। तो आपने इसको बस ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस आपने दोनों के साथ करनी है, फ्री हैंड भी एंड पॉइंट्स के साथ भी। तो अब मैं इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जी, अब आप इस टेबल के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम मैंने पॉइंट्स के साथ ड्रॉ की है। तो आपने ये डायग्राम पॉइंट्स के साथ कैसे ड्रॉ करनी है, आपने जो ऊपर 2 डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन में आपने OY एक्सिस पर टोटल प्रोडक्शन लेनी है एंड इधर OX एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है, यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका यूनिट्स ऑफ लेबर। तो इधर हमने यूनिट्स ऑफ लेबर ले ली एंड जो नीचे वाला यहाँ पर पोर्शन है, इधर नीचे वाली जो डायग्राम है, इधर आपने OY एक्सिस के ऊपर एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन लेनी है एंड इधर भी OX एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है, यूनिट्स ऑफ लेबर ले लेनी है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे जितना भी गैप हमने यहाँ पे लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया, सेम डिफरेंस जो है वो बिल्कुल आप नीचे लोगे कि 1 के नीचे आपका 1 आना चाहिए, 2 के नीचे आपका 2 वैल्यू, 3 के ऊपर 3 यूनिट्स। ये इस तरह से आपकी वैल्यूज आनी चाहिए, तभी आपकी डायग्राम ठीक बनेगी। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यूज थी वो कितनी थी, हमारी 15। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का डिफरेंस ले लिया, तो हमने 16 तक वैल्यूज ले ली। एंड यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, तो इसमें जो मैक्सिमम है वो कितना है, 4 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यूज क्या ली, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हमने लिया। तो फर्स्ट आप देखो टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपने कैसे ड्रॉ करनी है कि 1 के ऊपर कितना है, 2। तो नंबर ऑफ ये जो यूनिट्स ऑफ लेबर है वो कितनी है, 1। तो 1 के ऊपर कितनी है, टोटल प्रोडक्शन 2। तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर कितना है आपका 2 एंड 5 के सामने, ये देखो 2 के ऊपर कितना है 5। तो हमने 2 और 5 के सामने, ये देखो 4 एंड 6 के बीच में जो लिया हमने 2 एंड 5 के सामने, तो ये हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 पर कितना है 9, तो 3 और 9 के सामने 10 और 8 के बीच में ये वाला पॉइंट आ गया आपका। इसी तरह से 4 पर कितना है 12, तो 4 एंड 12 के सामने ये आ जाएगी वैल्यू आपकी। और उसके बाद 5 के ऊपर कितनी है 14, तो 5 के ऊपर 14 एंड आगे भी मैंने ऐसे ही पॉइंट के साथ डायग्राम ड्रॉ कर दी है। तो आप ये देखो कि इसकी जो शेप है, शेप जहाँ से है अंदर की तरफ है, उसके बाद क्या हुआ, शेप इसकी ऊपर की तरफ चली गई। तो ये अपने शेप्स का इसमें ध्यान रखना है कि जब आप फ्री हैंड भी ड्रॉ करो तो फ्री हैंड भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी कि पहले आपने शेप इस तरह से लेनी है और उसके बाद आपने इस तरह से लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एपी एंड एमपी भी आपने पॉइंट्स के साथ ड्रॉ कर लेने हैं।
तो यहाँ पर देखो कि 1 के ऊपर यहाँ पे MP की वैल्यू कुछ नहीं, तो लाइन है, और ये 2 पर कितनी है वैल्यू आपकी 3। अब यहाँ पर देखो 2 पर 3 है, 3 पर कितनी है 4, तो 3 पर कितनी है 4। तो ये इस तरह से पॉइंट के साथ जब ड्रॉ की तो आप आगे भी ऐसे पॉइंट के साथ इसको ड्रॉ करोगे। तो अब 4 पर कितनी है 3, तो 4 पर कितनी है 3, ये पॉइंट आ जाएगा। 5 पर कितनी है 2, तो 5 और 2 के सामने हमने पॉइंट लिया। तो ये जो लाइन आएगी वो किसकी आएगी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन की। इसी तरह से बिल्कुल पॉइंट जो है पॉइंट के साथ ही आपने एवरेज प्रोडक्शन भी ड्रॉ कर लेनी है। तो ये वाली जो शेप आएगी वो क्या आएगी, आपकी एवरेज प्रोडक्शन की आएगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी होगी, यहाँ पर देखो आप कि जो यूनिट्स ऑफ लेबर जब 4 थी उस टाइम पर हमारा AP और MP जो था वो क्या था, इक्वल था। तो ये जो फर्स्ट स्टेज का एंड है, तो ये वाली जो स्टेज होगी वो फर्स्ट होगी। तो आपने 4 के साथ 4 को आपने ज्वाइन कर देना। तो ये जो लाइन आएगी ये क्या आएगी, आपकी फर्स्ट स्टेज की आ जाएगी। इधर वाला पोर्शन फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आपको मैंने बताया था जो 7th यूनिट जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी 0 है, तो यहाँ पर देखो 7th यूनिट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी क्या है, 0 है। और जब ये 0 है, जब ये यहाँ पर देखो आप 0 है, तब उस टाइम पर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होगी उस टाइम पर हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एंड जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर देखो ये नीचे O से OX एक्सिस से नीचे पॉइंट ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट नीचे ड्रॉ किया इट मीन्स ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो आप ये क्या था, आपका नेगेटिव है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होगी उस टाइम पर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बाद ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है आप यहाँ देखो कि इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये वाली जो लाइन है वो क्या करके फॉल कर गई। तो इसलिए जब मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी, ये मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी नेगेटिव होगी उस टाइम पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगी, फॉल करेगी। तो ये आपने 3 स्टेजेस जो है वो याद रखनी है। और इसमें आपने यहाँ पर भी देखो आप कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एंड जब इस स्टेज का एंड हुआ तब उस टाइम पर हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई, वो कम होनी शुरू हो गई। लेकिन जो सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ये दोनों के दोनों जो है वो क्या हुआ, फॉल करने शुरू कर गए। एंड जो थर्ड, और जब ये फॉल करेगी उस टाइम पर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। लेकिन वो कैसे बढ़ेगी, वो डिमिनिशिंग रेट के साथ बढ़ेगी। लेकिन जो थर्ड स्टेज थी, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। लेकिन उस टाइम पर थर्ड स्टेज में क्या है, ये टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या करेगी, हमारी फॉल करेगी। तो ये आपने इस तरह से स्टेजेस को याद रखना है। यहाँ पे आपने 4 के साथ 4 को ज्वाइन कर देना है, यहाँ पर आपने 7 के साथ 7 को ज्वाइन कर देना है। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये क्या होगी आपकी थर्ड स्टेज। तो ये था आपका कंप्लीट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आप इसको देखो, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इसका मीनिंग, डेफिनेशन आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसका कंप्लीट आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट लास्ट में डाल दूंगी, तो वो आप उसको अच्छे से देख सकते हो। जब ये, हाँ जी, अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक आपको समझाया ये उसका कंप्लीट आंसर है वो 20 मार्क्स के लिए। तो आप इसी तरह से इसको एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। इसका पहले मीनिंग दिया गया है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, एंड डेफिनेशन के बाद जो है इसकी ये एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। एंड एक्सप्लेनेशन के बाद साथ में ही, एक्सप्लेनेशन के अंदर साथ में ही इसकी टेबल है जो कि पूरी मैंने डिटेल में आपको समझाई है। एंड ये जो टेबल है, टेबल के बाद जो है इसकी तीनों स्टेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये देखो आपकी इसकी तीनों स्टेजेस हैं। तो तीनों जो स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेजेस दी गई हैं। और उसके बाद ये जो डायग्राम है मैंने आपको पहले पॉइंट के साथ समझाई थी, और यहाँ पर जो डायग्राम है वो क्या है, फ्री हैंड ड्रॉ की गई है। तो आप ये देख लेना कि आप चाहो तो पॉइंट के साथ ड्रॉ कर लो, चाहे आप फ्री हैंड ड्रॉ कर लो। उसके बाद ये डायग्राम जो है, डायग्राम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही लिखी गई है कि जो स्टेजेस है, स्टेजेस में अगर पार्ट 1 है इट मीन्स की ऊपर वाला पोर्शन, पार्ट 2 है तो इट मीन्स की नीचे वाला पोर्शन। एंड साथ ही साथ जो रेशनल स्टेज मैंने डिस्कस की थी वो भी यहाँ पर डिटेल में बता दी गई है। तो ये था इसका आपका कंप्लीट आंसर जो कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो।